नमस्ते आप सभी लोगों को। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र 28वें में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो योग दर्शन में समापत्ति क्या है, समापत्ति की परिभाषा क्या है, उसके बारे में आज बात करेंगे, समझेंगे। तो पहले जो आप लोगों ने समाधि पढ़ चुके हैं, संप्रज्ञात समाधि, उसी के ये भी उसी से उसी का भेद है समापत्ति। तो इसमें आज का जो केवल सूत्र है 41वां सूत्र है, उसमें केवल समापत्ति क्या है उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि समापत्ति क्या है। तो हम सबसे पहले सूत्र को पढ़ेंगे और सूत्र को पढ़ने के बाद उसके अर्थ को समझेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो सूत्र 41वें में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि क्षीण वृत्तेर भीजातस् तस एव मणेर गृही त्रि ग्रहण ग्राहेषु तत्सत् तज जनता समापत्ति। यानी कि अब एक एक इसमें जो शब्द हैं उनके अर्थ को समझेंगे कि उनका अर्थ क्या है, फिर इसके अर्थ को जानेंगे कि शास्त्रीय रूप से इसका अर्थ क्या है। तो क्षीण वृत्ति मतलब जिस राजस और तामस वृत्तियां क्षीण हो गई हों। जब भी क्षीण का मतलब आता है, वृत्ति मतलब उसमें कौन सी वृत्तियां मतलब हैं, जो तामसिक और राजसिक वृत्तियां हैं। आपने 17वें श्लोक में संप्रज्ञात समाधि के बारे में पढ़ा था, और जो है चित्त की भूमियों में जो है राजसिक और तामसिक के बारे में आपने जाना था कि क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त जो चित्त की भूमियां हैं उसमें राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण कैसे बढ़ते हैं, किसमें कम होता है, किसमें ज़्यादा होता है, किसमें बराबर हो जाता है, वो आपने पीछे आप उसके बारे में जान चुके हैं। अभी जो हम आपको बता रहे हैं क्षीण वृत्ति मतलब इसमें राजसिक और तामसिक वृत्तियां जिसकी क्षीण हो गई हैं। अभिजातस्य का मतलब स्वच्छ, निर्मल या निर्दोष चित्त की अवस्था जो है उससे संबंधित है। इव मन मतलब समान, ग्रहित्री मतलब जीवात्मा, ग्रहण मतलब इंद्रियां, और ग्राहेषु मतलब सूक्ष्मभूत और स्थूलभूत की बात यहाँ पे अर्थ इसका ये है। फिर जो है तटस्थ मतलब उसके स्वरूप में स्थित होकर। फिर तज्जनता मतलब होता है उनके जैसा हो जाना, और समापत्ति मतलब समापत्ति कहते हैं। इसका ये एक एक शब्द का ये अर्थ हुआ। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप एक एक शब्द के अर्थ को नहीं जानेंगे तब तक इसके यथार्थ रूप से आप परिचित नहीं हो पाएंगे। फिर इसके अर्थ को जानते हैं। अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जिसकी राजसिक और तामसिक वृत्तियां समाप्त हो गई हैं, जिसकी राजसिक और तामसिक वृत्तियां समाप्त हो गई हैं, जिसका ऐसा चित्त नई मणि के समान तथा उसका चित्त नई मणि के समान स्वच्छ, निर्मल हो जाता है, और वह चित्त ग्रहिता मतलब जीवात्मा, ग्रहण मतलब इंद्रियां, ग्राह्य मतलब सूक्ष्मभूत और स्थूलभूत, यानी कि इनके समान स्थित होकर उस वस्तु के समान रूप आकार वाला प्रतीत होने लगता है, उसे ही समापत्ति महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि उसे ही समापत्ति कहते हैं, उसे ही समापत्ति कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसकी राजसिक, तामसिक वृत्तियां समाप्त हो गई हैं, ऐसे स्वच्छ चित्त वाले अति निर्मल मणि के समान जीवात्मा, इंद्रिय, स्थूलभूत, सूक्ष्मभूत के स्वरूप में स्थित होकर जो स्थित होकर उसके समान भाषित होना ही समापत्ति है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब इसकी हम व्याख्या को समझेंगे कि इसका मतलब क्या कह रहे हैं। क्षीण वृत्ति एक शब्द आया है, तो उसको हम जानेंगे कि क्षीण वृत्ति क्या है। क्षीण वृत्ति यानी कि जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं। वो कौन सी वृत्तियां हैं? राजसिक और तामसिक। अब राजसिक और तामसिक को जानना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको जो चित्त की जो भूमियां हैं, पहले सूत्र में जो आपको बताया था, दूसरे सूत्र में उसको जानना जरूरी है कि चित्त की भूमियां में जो पहला, दूसरा और तीसरी जो भूमि है उसमें जो है राजसिक और तामसिक वृत्तियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो वो कहते हैं कि उसको जो है अभ्यास
वैराग्य और विवेक के द्वारा जो है हमें क्षीण कर लेना है। ऐसे नहीं क्षीण होगा वो, क्योंकि उनका तो प्रभाव बना ही रहता है, वो तो प्रकृति के अनुसार ही भाषित होते रहते हैं, तो ऐसे वो समाप्त नहीं होते हैं। उनको समाप्त करने के लिए आपको अभ्यास और वैराग्य की ज़रूरत होती है। जैसे उसमें क्या था कि क्षिप्त जो वृत्ति थी, क्षिप्त जो अवस्था थी चित्त की, उसमें जो है तामसिक वृत्ति बढ़ जा रही है, मूढ़ अवस्था में राजसिक वृत्ति बढ़ जा रही है, सॉरी, और मूढ़ अवस्था में तामसिक वृत्ति बढ़ जा रही है, और विक्षिप्त अवस्था में तामसिक और कभी तामसिक, कभी राजसिक, कभी सात्विक, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब अनबैलेंस हो रहा है उसमें। कभी सत्व गुण बढ़ता है तो मन बहुत अच्छा हो जाता है, राजसिक गुण बढ़ता है तो मन डवाडोल हो जाता है, तो उसमें तामसिक गुण क्षीण रहता है। तो ये जो अवस्था है, वो अवस्था ये कह रहे हैं कि इस अवस्था में, समापत्ति की अवस्था में वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसकी जो है तामसिक और राजसिक वृत्तियां एकदम नष्ट हो गई हों। वो कौन सी अवस्था है? वो एकाग्र की अवस्था है। आप चित्त की भूमियों में पढ़ा होगा कि जो एकाग्र की अवस्था में आ जाता है वो सत्व प्रधान हो जाता है। तो सत्व जो प्रधान होता है वो केवल जो है एकाग्र अवस्था में होता है, चित्त की भूमियों के अनुसार। वैसे ही इसमें जो बात कह रहे हैं कि जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, यानी कि एकाग्रता से लीजिए, यह बात एकाग्रता से सटीक बैठ रही है। तो जो व्यक्ति एकाग्र अवस्था में पहुंच चुका है, वह जिसकी वृत्तियां तामसिक और राजसिक वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, वह उसका जो समाप्त हो गई है, उसका जो चित्त है वो मणि के समान, स्फटिक मणि के समान क्या होता है? निर्मल, स्वच्छ हो जाता है। चित्त जो है स्फटिक मणि के समान स्वच्छ हो जाता है, और उसमें उस मणि के समान जो है जीवात्मा, इंद्रियां और जो स्थूल भूत हैं और सूक्ष्म भूत हैं, उसके स्वरूप में स्थित होकर के मणि में स्थित उसके समान भाषित होने लगते हैं। यही समापत्ति कहते हैं। तो कैसे होता है? अब देखिए, अब जैसे कि मणि होता है, मणि जो होता है पारदर्शी होता है, उसमें किसी भी पदार्थ को आप रख दीजिए। जैसे आप कोई फूल लेते हैं, गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल को मणि के सामने रख दें तो मणि जैसा प्रतीत होता है। अगर ये ये मोबाइल का फ़ोन है, अगर मोबाइल को मणि के सामने रख दें तो मणि में जो मोबाइल का जो चित्र है पारदर्शी वैसे ही के वैसे ही दिखाई देता है, आर पार दिखाई देता है, उसका स्वरूप ले लेता है मणि, मोबाइल नुमा हो जाता है, कमल के गुलाब के फूल जैसा प्रतीत होने लगता है। वैसे ही कह रहे हैं कि जो मणि है वो जीवात्मा की तरह भाषित होने लगती है। जो चित्त होता है, जो जीवात्मा होता है, अगर उतना उस मणि की तरह सदृश दिखाई देने लगता है उसमें चित्त उसका। फिर इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी उसी की तरह प्रतीत होने लगती हैं, और फिर जो है सूक्ष्म भूत हैं और स्थूल भूत हैं, वो भी इसी रूप में, उसके स्वरूप में निर्मल और स्वस्थ दिखाई देने लगते हैं। वो तब होता है जब एकाग्र अवस्था होती है, जब चित्त की कौन सी अवस्था होती है? सत्व प्रधान अवस्था होती है। जब ऐसा प्रतीति होने लगे उसके स्वरूप में स्थित होकर के, तो समझिए कि वो कौन सी समापत्ति है? वो समापत्ति है। उसको महर्षि पतंजलि ने कहा है कि वही समापत्ति है। और ये इसको ऐसे समझ लेना चाहिए कि जो ग्रहण है वो जीवात्मा है, जो ग्रहित्री है वो जीवात्मा है, जो ग्रहण है वो इंद्रियां हैं, और जो ग्राह्य है वो सूक्ष्म और स्थूल भूत है। तो ये जो तीनों हैं वो तीनों पदार्थों के बीच में समापत्ति रह रही है। जैसे कि पहले वाले में कहा गया था कि चित्त की भूमियों में रहने वाला धर्म ही समाधि है। जैसे पहले सूत्र में कहा गया था, चित्त की जब परिभाषा हम बता रहे थे आपको, चित्त को समझा रहे थे, वैसे ही जो है जो समापत्ति है वो ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीनों पदार्थों में होती है, तीनों में समाहित होती है। यानी कि ये भी बात जो है अभी संप्रजात समाधि तक ही है। यानी कि ये जो समापत्ति है वो संप्रजात समाधि ही का रूप है, वो संप्रजात समाधि ही का भेद मानिए या उसका रूप मानिए। जब तक आप, ये चीज़ कब होता है? जब तक जीवात्मा जो है तभी सत्व गुण प्रधान जब तक नहीं होती है, तब तक जो है मणि के समान सदृश जो है वो चीज़ नहीं भासता है। वो तभी होता है जब हम संप्रजात समाधि को पार कर जाते हैं, संप्रजात समाधि को पार करके असंप्रजात समाधि में पहुंच जाते हैं।
तब ये चित्त भी छूट जाता है। तभी जो चित्त की जो अवस्था है, जो चित्त के संस्कार हैं, वो उसका भी आलंबन है, वो भी छूट जाता है। ये चित्त का जो आलंबन है, जो चित्त के संस्कार हैं, जो चित्त के स्मृति हैं, वो केवल संप्रज्ञात समाधि तक ही रहते हैं। इसलिए संप्रज्ञात समाधि ही है समापत्ति। इस समापत्ति को संप्रज्ञात मानिए, क्योंकि इसमें आलंबन है, चित्त का आलंबन अभी बना हुआ है, चित्त पूरी तरह से नष्ट नहीं है। जब ये आप इसको इतना जानिए, जब आप इतना जानेंगे तो संप्रज्ञात समाधि ही इसे समझेंगे आप। और इसकी विधियां हैं, इसकी और भेद हैं जो महर्षि पतंजलि ने बताया है इसमें जो है आगे के सूत्रों में, कि इसमें कौन कौन से भेद होते हैं, किस तरह से ये प्रतीत होता है, कौन कौन से सविचार है कि निर्विचार है कि वितर्क, ये सब भेद आपको पढ़ने के लिए आगे वाले सूत्रों में मिलेंगे। तो आपको यही समझना है कि जिनकी वृत्तियां क्या हो गई हैं, पूरी तरह से क्षीण हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। सत्य और सत्य रज तम, इन तीन की ही बात हो रही है, और तीन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। सत्य और रज और तम, इन तीनों का खेल चलता रहता है सृष्टि में। इसको समझना जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को, तब तक आप योग सूत्र को नहीं समझ पाएंगे। योग सूत्र को समझना है तो सत्य रज तम, इन तीनों के खेल को समझना जरूरी है, कि इसमें से जब तक एक ही रहेगा तो ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, दो रहेगा तो आप नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि संसार में ही रहेंगे। जो राजसिक है और जो तामसिक है, वो संसार में लिप्त करने के लिए ही बनी हुई है। और इसका अतिक्रमण करके जब तक आप एकाग्रता की तरफ नहीं पहुँचते हैं, तब तक आप समाधि तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये जो आज का विषय है, आज का विषय यहीं पे हम जो समापत्ति है, यानी कि संप्रज्ञात समाधि का जो भाग है समापत्ति, आज का विषय जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।